तो हमारी जो है हमने एक मांग और सरकार के ऊपर रखी है कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग अब जरूरी है। तो हम ये भी मानते हैं कि जैसे जानवरों के लिए मंत्रालय है, रोड के लिए मंत्रालय है, सब चीज़ों के लिए मंत्रालय है, तो महिलाओं के लिए मंत्रालय आयोग है, वुमेन के लिए, बच्चों के लिए मंत्रालय है, तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं मंत्रालय आयोग बनाया जा सकता। पुरुषों के वेलफेयर के लिए और पुरुषों के राइट्स के लिए हम 2005 से काम कर रहे हैं। जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो उसमें पुरुष हमें कहीं दिखते नहीं हैं, क्योंकि आजकल क्या 4 कानून जो है महिला के लिए बनाए गए हैं मेंटेनेंस में। उसमें क्या है कि बिना सोचे समझे उसको लिटिगेशन कॉस्ट दी जा रही है, उसको एंट्री मेंटेनेंस दी जा रही है, इवन कि उसको परमानेंट मेंटेनेंस भी दी जा रही है। विधवा योजना है, ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार के पास है। 10,000 प्लस करोड़ का जो है हमारा वुमेन्स का फंड है, तो उससे हमें महिला को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ना कि पुरुष को सिर्फ जो हस्बैंड है उसको सिर्फ हमने बार बार उसके कर्तव्य ही समझाने हैं। पतियों के लिए तो पहली बात ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसको लेकर वो अदालतों में जा सके। पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो या पति का शोषण हो, अगर आप ये शिकायत लेके थानों में जाएंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। हमारे पास कई ऐसी जो है आप समझिए कि कॉलें आती हैं कि जिसमें पति जो है वो एक लगभग आप लगा लीजिए आत्महत्या की कगार पर होता है। हम उसको काउंसल करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसको बचाएं। कानून हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं, हमें न्याय दिलाते हैं और जो दोषी होते हैं उनको सजा भी दिलाते हैं। लेकिन कभी कभी यही कानून किसी के लिए किसी की जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन जाते हैं, क्योंकि कई कानून ऐसे हैं इस समय देश में कि जिसमें बिना सुनवाई के ही एक व्यक्ति को दोषी करार दे दिया जाता है, दोषी मान लिया जाता है और दूसरे को पीड़ित मान लिया जाता है। इन्हीं सब के खिलाफ सेव इंडियन फैमिली जो है देश भर में इन कानूनों के खिलाफ लड़ रही है और सरकार से और कानून प्रणाली से इन कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ रोहित डोगरा इससे मौजूद हैं जो सेव इंडियन फैमिली चंडीगढ़ से हैं। ऐसे कानून की बात करेंगे जो पति पत्नी के बीच मनमुटाव के दौरान पैदा हो जाते हैं और जिसमें कोर्ट जो है वो एकदम से पति को ही दोषी मान लिया जाता है। रोहित जी, क्या आप अभी काम कर रहे हैं सेव इंडियन फैमिली में, किस तरह केस आते हैं आपके पास और जो ताज़ा जो मामले उठा रहे हैं, आप ताज़ा मांगे उठा रहे हैं, वो क्या है? देखिए, हम पुरुषों के वेलफेयर के लिए और पुरुषों के राइट्स के लिए हम 2005 से काम कर रहे हैं। जैसे हम कहा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि भाई जो हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो उसमें पुरुष हमें कहीं दिखते नहीं हैं। सरकारें भी, हमारी माननीय अदालतें भी जो है जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, पर पुरुषों के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। 50 प्लस कानून जो है वो महिलाओं के लिए बनाए गए हैं जो जेंडर न्यूट्रल नहीं है कानून। आज जो हम आपके पास आए हैं वो हमारा जो है मेंटेनेंस लॉज के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल क्या 4 कानून जो है महिला के लिए बनाए गए हैं मेंटेनेंस में। उसमें क्या है कि बिना सोचे समझे उसको लिटिगेशन कॉस्ट दी जा रही है, उसको एंट्री मेंटेनेंस दी जा रही है, इवन कि उसको परमानेंट मेंटेनेंस भी दी जा रही है। उसमें जो कानून 125 बनाया गया था या डीवी का कानून बनाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि अगर महिला अपनी मर्जी से जो है अपने पति के साथ नहीं रह रही, या वो किसी नाजायज संबंध में है, या वह अपने ससुराल पक्ष के साथ नहीं रहना चाहती, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। पर अब हो क्या रहा है कि हमारी माननीय अदालतें जो है, अगर कोई पत्नी जो है वो नाजायज संबंधों में है तो उसको भी जो है मेंटेनेंस मिल रही है। अगर पत्नी अपनी मर्जी से अपने पति के साथ या ससुराल पक्ष के साथ नहीं रहना चाहती तो उसको भी जो है वो मेंटेनेंस मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि ये सरासर गलत है। हम ये चाहते हैं कि महिला को जो है वो आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसको परजीवी ना बनाया जाए। ऐसी कई स्कीम्स हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर हम एक पेंशन लेते हैं तो हमें पेंशन लेते टाइम हर साल बाद उसका लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ऐसी कई स्कीमें हम जो सरकार की है, मनरेगा स्कीम है, 100 दिन की है, 200 दिन में है, उसमें भी महिलाओं को रोजगार मिलता है। पर हम सिर्फ ये मान लेना कि पुरुषों जो हस्बैंड है सिर्फ उसी का कर्तव्य है, तो हमें ये लगता है कि हम इंडिपेंडेंस देख के हम डिपेंडेंसी जो है वो ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हमें इसको रोकना होगा। तो भारतीय समाज की बात करें, जब भी ये मुद्दा उठता है, कानून की बात करें, तो हमें ये बात बोली जाती है कि पति जो है वो ही अपने परिवार को पालता है, उसका ध्यान रखता है, और जो पति पाल नहीं सकता शायद उसको अधिकार भी नहीं है शादी करने का, परिवार शुरू करने का। कुछ इस आधार पर बातें की जाती हैं, तो कितना सही मानते हैं? क्या ये भी सोच सही है? देखो, पति को प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर के रूप में सालों साल से देखा जा रहा है,
पर अब जब हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर, महिला को आत्मनिर्भर बनाना है या उसको जागरूक बनाना है, तो हमें लगता है हमें हर दिशा में उसको जागरूक बनाना है। अब जैसे पढ़ाई की दिशा में हमारी जो बहनें हैं या हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी एजुकेशन ले रही हैं, पढ़ रही हैं, इवन कि लड़कों से आगे निकल गई हैं। लड़कों का जो नंबर है, ड्रॉप आउट है, वो कम हो गया है। लड़कियां अच्छा पढ़ रही हैं, एजुकेशन भी अच्छी हो रही है। इवन कि जो कदम से कदम मिला के आप देखिए कि जो महिला है वो जागरूक हो रही है, कदम से कदम मिला के पुरुष के साथ चल रही है। तो फिर ये हमें परजीवी की तरफ नहीं देखना चाहिए। अगर वो आत्मनिर्भर बन रही है तो हमें कानूनों को भी जो है उसी दिशा में ले जाना होगा। उनको जेंडर न्यूट्रल बना के हमें जो कानूनों को उनको अगर हमने उनको रख रखाव के लिए मेंटेनेंस देनी भी है तो 6 महीने के लिए वो मेंटेनेंस जो है हम समझते हैं वो काफ़ी है। उनको आत्मनिर्भर बनाएं। जो मतलब आप समझिए कि देश में स्कीम्स चल रही हैं, मनरेगा है या जैसे आप लगाइए कि इंदिरा गांधी विधवा योजना है, ऐसी कई योजनाएं हैं जो सरकार के पास हैं। 10,000 प्लस करोड़ का जो है हमारा वुमेन्स का फंड है। तो उससे हमें महिला को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ना कि पुरुष को सिर्फ जो हस्बैंड है उसको सिर्फ हमने बार बार उसके कर्तव्य ही समझाने हैं। कर्तव्य की अगर बात होती है तो कर्तव्य एक ये संस्थान है, एक जो शादी है वो एक संस्थान है। वो कर्तव्य अगर हम देखें तो हमें समझना चाहिए कि पति और पत्नी के कर्तव्य जो आज के समय में 21वीं सदी में वो बराबर होने चाहिए, जब हम कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। तो अगर पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, मामला कोर्ट तक पहुंचता है और ये नौबत आती है मेंटेनेंस वाली, तो 6 महीने की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें किन महिलाओं को शामिल कर रहे हैं? ग्रामीण महिलाएं भी होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उन्हें कुछ काम काज भी नहीं आता है, वो भी इसमें शामिल है, या सिर्फ पढ़ी लिखी जो काम काज करना चाहती है? पढ़ी लिखी, देखो हम जो पढ़ी लिखी है उसको हम जो है 6 महीने की मेंटेनेंस देने के लिए भी हम जो है राजी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही सक्षम है, अपने पैरों पे खड़ी है, अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। जो हम मानते हैं कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं या जो और जैसे कह सकते हैं हमारे रूरल एरियाज़ में जैसी महिलाएं जो नहीं कमा सकती, जहां साधन नहीं है, अभी हम नहीं पहुंच पाए, तो हमें लगता है कि हम उनको 6 महीने तक की मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हैं। पर उसके साथ साथ ग्रामीण में हमारे पास मनरेगा की कई अच्छी स्कीम्स हैं। 100 दिन की जो है रोजगार है, 200 दिन का रोजगार है। उसके लिए हमें जो है उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो रोजगार उनको मिले, वो कदम से कदम मिला के अपने जो पति का साथ दे सकें और घर में जो है पूरी भागीदारी अपनी दे सकें। अगर बच्चे हों दंपति के, तो बच्चे शुरुआत में छोटे हैं तो माँ के पास रहते हैं, कोर्ट उन्हीं के पास रखता है, तो उसके लिए भी तो मेंटेनेंस की मांग रखी जाती है कि बच्चों को पालना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो उसमें क्या स्टैंड है आपका? देखिए, मेंटेनेंस के लिए हमने पहली बात तो जो 6 महीने की बात की है वो तो हम तैयार हैं, वो हम मेंटेनेंस उनको 6 महीने के लिए देने के लिए तैयार हैं। अब जो बात है बच्चे की, बच्चे में देखो पहला तो हमें सबसे बड़ा ये देखना होगा कि बच्चा अकेला महिला का नहीं है, वो उस पति और पत्नी का एक संबंध है। उसमें हमें, जैसे अभी हम गौरव ने बात करी शेयर पेरेंटिंग की, तो शेयर पेरेंटिंग के साथ अगर हम शेयर पेरेंटिंग को आगे लेके जाते हैं अपने देश में, क्योंकि अभी ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें शेयर पेरेंटिंग को हम बढ़ावा देते हैं। अभी अगर बच्चा 7 साल से छोटा है या बड़ा भी है तो वो सीधा ही जो है उसका अधिकार, पत्नी का उसके बच्चे के ऊपर अधिकार है, और जो है बाप को जो है उसको मिलने भी नहीं दिया जाता। तो हम ये समझते हैं कि अगर बच्चा है और अगर हमारे माननीय न्यायालय समझती हैं कि बच्चा महिला के पास रहना चाहिए, तो हमें महिला को सक्षम बनाना चाहिए ताकि वो बच्चे को संभाल सके। वो बच्चा जो है वो पति और पत्नी की एक सामूहिक जिम्मेवारी है, हम ये समझते हैं। जब कोर्ट में पति पत्नी जाते हैं तो खर्चा भी पति के नाम कर दिया जाता है पहली सुनवाई में, ऐसे मामले सामने आते हैं आपके पास? देखो, ऐसे हमारे पास लगभग 80-90% मामले ऐसे ही आते हैं जो अभी जिसमें देखा जाता है कि जो बच्चे का खर्चा है वो पति को जो है 100% मान दिया जाता है। तो होता ही है कि पत्नी कमा भी रही होती है। हम माननीय अदालतों में जो है रिप्रेजेंटेशन भी रखते हैं कि ये जो खर्चा आपने बांधा है, जब महिला सक्षम है, अपने आप पे, अपने पैरों पे खड़ी है, तो वो अपने बच्चे का जो है भरण पोषण कर सकती है। तो हम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि ये जो पालन पोषण है इसका, इसमें बराबर का, पति पत्नी को बराबर का हकदार बनाया जाए। अगर 5,000 रुपया कोई कोर्ट मेंटेनेंस बांधता है तो वो 2500 रुपये का जो है वो बराबर का योगदान जो है वो हम समझते हैं कि वो होना चाहिए, जो हमारी माननीय अदालतों को जो है वो समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है कमाने में, या वो विकलांग है, या पढ़ा लिखा नहीं है, या नौकरी नहीं है उसके पास, तो ऐसे मामलों में क्या कोर्ट का रवैया रहता है? कोई रियायत कोर्ट की तरफ से मिलती है? देखो, कोर्ट की तरफ से हम तो समझते हैं कि कोई रियायत नहीं मिलती। जब कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि आप चाहे भीख मांगो, चाहे आप चोरी करो, तो इससे बड़ा और हम क्या कह सकते हैं। ये माननीय हमारी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, उसमें माननीय हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था, चाहे पति भीख मांगे, चाहे वो जो है चोरी करे, चाहे वो कर्जा ले,
पर उसको पत्नी को जो का भरण पोषण जो है वो उसको करना ही पड़ेगा, जो हम मानते हैं गलत है। इसके ऊपर जो है विचार करना चाहिए हमारी माननीय अदालतों को, क्योंकि अब समय बहुत बदल गया। हम 2022 की बात कर रहे हैं और लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी जो है आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और आत्मनिर्भर जो है महिलाओं की बात करते हैं। तो इस तरफ भी हमें पहल करनी चाहिए कि महिलाओं को जो है हमें आत्मनिर्भर जो है हमें बनाना चाहिए, जो ग्रामीण महिलाएं भी हैं। अगर कोई महिला खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है, उसके लिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कई बार पति अच्छा नहीं होता है, वो महिला को घर से बाहर निकाल देता है, तो क्या ऐसे मामलों में भी आपके कानून वही रहेंगे, वो मांग रहेगी? देखो, मैं आपकी बात से जो है थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखिए हमें ये जो चीज़ है जहां हम कहते हैं कि पति जो गलत है, ये हम माननीय उच्च अदालतों पे ही छोड़ दें कि कौन गलत है कौन नहीं। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे, एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे, तो उसमें अगर हम 498 के ही आंकड़े देखें तो लगभग 80% जो मामले हैं उसमें जो है वो झूठे पाए गए हैं। तो हमें लग रहा है कि कहीं जो ये मतलब इनकी जो आप कह सकते हैं इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन है वो पार्ट जो है हमें उसके ऊपर जोर देना होगा। इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही नहीं हो रही। सारे हम जो है क्या कहते हैं, जो ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बजती, ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। जो आज के समय में और पुराने समय में जो है वो नीतियों में बदलाव हुआ है, समय में बदलाव हुआ है और कई चीजें ऐसी हैं जो अब बदल चुकी हैं। लेकिन ऐसा क्यों देखने में आता है? हालांकि कोर्टों में जो मामले आते हैं, हमने भी कई मामले देखे हैं हाई कोर्ट में, पतियों के लिए कुछ ज़्यादा कानून होते नहीं है, उसकी आवाज़ सुनने के लिए कुछ ज़्यादा लोग वहाँ पर तैयार नहीं होते हैं कि महिला की आवाज़ हमेशा सुनी जाती है। क्या कारण है इसका? सर देखिए, पतियों के लिए तो पहली बात ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसको लेकर वो अदालतों में जा सके। अब आप ये देखेगा जी, डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून 2005 में बना, 498 में पहले ही प्रावधान थे कि अगर कोई क्वालिटी थी तो उसका प्रावधान 498 में था। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस का भी कानून लाया गया और मैं आपको आश्चर्यचकित होगा कि 98% जो डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हैं वो झूठे पाए जाते हैं। तो मतलब जब एक कानून का प्रावधान ऑलरेडी हमारे पास समक्ष है तो उसमें हम एक और कानून ला रहे हैं जिसके जो आंकड़े हमारे पास चौंकाने वाले हैं कि 98% उसमें एक्विटल है। देखिए, पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो या पति का शोषण हो, अगर आप ये शिकायत लेके थानों में जाएंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। वो कहेगा अच्छा पति के ऊपर का शोषण हो रहा है, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। हमारे पास कई ऐसी जो है आप समझिए कि कॉलें आती हैं कि जिसमें पति जो है वो एक लगभग आप लगा लीजिए आत्महत्या की कगार पर होता है। हम उसको काउंसल करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसको बचाएं और हम इस मामलों में, कई मामलों में हम कामयाब भी हुए हैं जिसमें हमने कई पतियों को बचाया है जो मरने की कगार पर कभी वीडियो बनाया, उन्होंने सुसाइड किया है, पर हमने उस पर भी काफी जो है वो हमने वो किया है। पर हस्बैंड के ऊपर भी जो है हमारी माननीय न्यायालयों को और सरकारों को सोचना चाहिए। एक हमारी पुरजोर मांग थी, अभी हमने जो है गुजरात में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है और हमारे समक्ष पूरी जो हमारी 40+ एनजीओ ऑल ओवर इंडिया से इकट्ठी हुई थी, तो हमारी जो है हमने एक मांग और सरकार के ऊपर रखी है कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग अब जरूरी है। तो हम ये भी मानते हैं कि जैसे जानवरों के लिए मंत्रालय है, रोड के लिए मंत्रालय है, सब चीजों के लिए मंत्रालय है, तो महिलाओं के लिए मंत्रालय आयोग है, वुमेन के लिए, बच्चों के लिए मंत्रालय है, तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं मंत्रालय आयोग बनाया जा सकता? तो ये थे रोहित डोगरा जिन्होंने बताया कि जो भी केस पुरुष और महिला के पति पत्नी के कोर्ट में आते हैं, चाहे तलाक का केस हो या मेंटेनेंस का हो या इस तरह कोई और केस हो, शोषण का केस हो, तो इसमें सिर्फ महिलाओं की सुनवाई होती है जबकि पुरुषों की बात सुनी नहीं जाती। केस का फैसला होने से पहले ही पुरुषों पर जो है आदेश दे दिया जाता है मेंटेनेंस का। तो उन्होंने कहा कि आज महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं, तो पुरुषों पर उसका बोझ क्यों डाला जा रहा है? हालांकि कुछ महीनों के लिए उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के लिए मेंटेनेंस दी जा सकती है, लेकिन उसको ताउम्र बांध देना वो पुरुषों के साथ शोषण है। इनके साथ ही कहना है कि जब देश में हर चीज के लिए एक आयोग बनाया गया है, मंत्रालय बनाया गया है, चाहे वो जानवर हो, चाहे बच्चे हों, चाहे रोड हो, सड़कें हो, यातायात के साधन हो या महिलाएं हो, तो पुरुषों के लिए कोई आयोग क्यों नहीं बनाया गया? अगर कोई पुरुष शोषित होता है तो वो कहां जाए? कैमरामैन अनिल के साथ स्पोक्समैन हरियाणा के लिए विजय राणा, चंडीगढ़।